पोहा जलेबी की खुशबू, राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की इंदौर स्पेशल बुलेटिन में। डालते हैं नजर इंदौर से जुड़ी आज की पहली बड़ी खबर पर। इंदौर में एमबीए छात्रा की हत्या के मामले में आरोपी पीयूष धनोटिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंधेरी पुलिस की मदद से उसे पकड़ा। 25 वर्षीय छात्रा प्रजापति नगर की रहने वाली थी और सांवेर रोड स्थित निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वो 3 दिन से लापता थी। 10 फरवरी को परिजनों ने पंडरीनाथ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक और मृतका एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजाम कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों और पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने द्वारकापुरी स्थित अपने किराए के कमरे में गला दबाकर छात्रा की हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। कमरे से बदबू आने पर आसपास के लोगों ने मकान मालिक को और पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़ने पर छात्रा का शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर जो एक कमरा जो बंद है उसमें से कुछ गंध आ रही है। इस पर से तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। पुलिस ने तत्काल गेट को खुलवाया गया जहाँ पर डेड बॉडी मिली। इसमें घटना इस प्रकार है कि 10 तारीख को पिता ने अपनी पुत्री को छोड़ा था। नगर निगम का वही काम था तो कलेक्ट्रेट के सामने छोड़ा था। उसके बाद जब वो नहीं पहुंची घर वापस तो फिर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना पंडरीनाथ में लिखाई। इसके बाद लगातार उसके प्रयास किए जा रहे थे। तभी कल सूचना मिलने पर पड़ोसी के द्वारा उसमें शंका जा रही थी कि पीयूष कोई लड़का है जिस पर संदेह था। तो पीयूष को जब देखा गया तो पीयूष के कमरे में ताला लगा हुआ था। इस पर से पड़ोसियों को बता दिया गया था कि जैसे ही वो आता तत्काल पुलिस को खबर किया जाए। तभी इस तरह से उसकी डेड बॉडी मिल गई उसी कमरे से। तो उस पर मर्ग कायम किया जाकर पोस्टमार्टम कराया जाए। साथ में ही उन पर शंका पीयूष नाम के लड़के पर की गई थी। तो उसमें तत्काल टीम रवाना की जाकर द्वारकापुरी के द्वारा तत्काल टीम रवाना की जाकर मुंबई पहुंचाया महाराष्ट्र में, जहां पर अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी पीयूष को अभिरक्षा में ले लिया गया है। इंदौर में दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद उत्तम स्वामी ने पहली बार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों को साजिश करार दिया है। उत्तम स्वामी ने लिखा कि विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से सनातन धर्म की अलख जगाने वाले एक सच्चे और पवित्र संत पर ओछे और घटिया आरोप लगाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जिसने 13 वर्ष की आयु में जन कल्याण और सनातन धर्म के लिए घर त्याग दिया, उस संत के खिलाफ की गई ऐसी टिप्पणी अशोभनीय है। पोस्ट में उन्होंने यह भी लिखा कि सत्य जल्द सामने आएगा और जिन्होंने षड्यंत्र किया उन्हें ईश्वर दंड देगा। मामले में पुलिस जांच जारी है। बता दें, आरोपों को लेकर शहर में चर्चा का माहौल बना हुआ। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बीच साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। इंदौर पुलिस ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर फर्जी पेपर का झांसा देकर छात्रों से पैसे ऐंठने की जानकारी मिलने के बाद एडवाइजरी जारी की है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि ठग सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने का संदेश वायरल करते हैं और असली पेपर देने का भरोसा देकर ऑनलाइन पैसे मंगवाते हैं। कई छात्रों ने शिकायत की है कि पैसे देने के बाद भी उन्हें पेपर नहीं मिला और ठग उन्हें ब्लॉक कर चुके थे। उन्होंने अभिभावकों और छात्रों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अनजान लिंक, ग्रुप या प्रोफाइल पर भरोसा न करें और पैसा ट्रांसफर न करें। दंडोतिया ने कहा कि बोर्ड के प्रश्न पत्र कड़ाई से गोपनीय रखे जाते हैं और फर्जी पेपर शेयर करना कानूनन अपराध है। साइबर क्राइम टीम ऐसे गिरोह पर लगातार नजर रखी है और कुछ संदिग्ध अकाउंट्स को ट्रेस किया गया है। पुलिस ने कहा कि परीक्षार्थियों को तैयारी पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी भ्रम में न आए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी नजदीकी थाने के या हेल्पलाइन 1930 पर दी जा सकती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, इस तरह के लगातार मैसेज चलते हैं ग्रुप्स में। इस तरह कई ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि आपको इस तरह के मैसेज करते हैं। बोर्ड पेपर आर अवेलेबल और पेपर अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। और उसके बाद उनको इस बात का लालच देते हैं कि पेपर लीक हो गया है, जबकि वो लीक नहीं होता है, वो झूठा होता है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं पेपर आउट हो गया है, लीक हो गया है, पेपर आपको इस नंबर पर प्राप्त होगा। और उस नंबर पर जब आप कॉल करते हो तो या तो वो पैसे ले लेते हैं एडवांस या फिर आपके कोई एक लिंक देते हैं जिससे आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की फेक मैसेज चलते हैं, इन पर ट्रस्ट ना करें और जो आपने मेहनत की है उसी पर ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए अपने एग्जाम्स दें, क्योंकि ये सब साइबर स्कैमर होते हैं। कहीं भी पेपर लीक या आउट नहीं होता है। ये सिर्फ आपसे पैसा ऐंठने के लिए या फिर आपके जो मोबाइल की जो डाटा है, जो मीडिया गैलरी का डाटा है, या फिर आपके मोबाइल डाटा को कंप्रोमाइज करने के लिए, आपको ब्लैकमेल करने के लिए ये इस तरह का ये करते हैं। अतः इन स्कैमर्स की बातों में ना है। इस संबंध में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा इसमें एडवाइजरी भी, फ्लेयर्स और एडवाइजरी भी जारी की जा रही है।
इंदौर जिले में कलेक्टर शिवम वर्मा और सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान चलाया। कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल और सहायक जिला आबकारी अधिकारी पवन टिकेकर के नेतृत्व में वृत्त आंतरिक 2, महू ए और महू बी क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। होटल ढाबों में छापेमारी के दौरान ढाबा बल्ले बल्ले, राजपूत ढाबा, द्वारका ढाबा, भगवती ढाबा और यूपी बिहार ढाबा में कुल 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 110 पाव देशी मदिरा, 18 कैन बियर, 90 पाव देसी और 12 बोतलें विदेशी मदिरा जब्त की गई है। कुल मात्रा 54 लीटर मदिरा बताई गई है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 37,500 रुपए आंका गया है। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक बीडी अहिरवार, कृतिका द्विवेदी और अन्य आरक्षकों का विशेष योगदान रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और सभी ढाबों पर निगरानी रखी जा रही है। आयुष विभाग और आबकारी विभाग की टीमें बनाई गई हैं। जिले भर में अवैध जो भी ड्रग्स की सेवन की घटनाएं हो रही हैं युवा पीढ़ी में, उनको लेकर के प्रशासन काफ़ी सख्त है। और उसी तारतम्य में गत रात्रि भी विभिन्न ऐसे स्थानों को चिन्हित करके आबकारी विभाग की और आयुष की टीम ने कार्रवाई की है। और जितने भी हमारे ढाबे हैं, जितने अवैध मदिरापान के सेंटर्स हैं, वहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर महोदय ने 12 टीमें बनाई हैं और उन टीमों ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। किस जगह पर कार्रवाई की गई है? पूरे जितने भी बाईपास पे ढाबे हैं वहाँ, और ऐसे मऊ के ग्रामीण एरिया में भी जो ढाबे हैं और जो राऊ के ढाबे हैं और जो अवैध मदिरापान के और सेंटर्स हैं, सभी जगह कार्रवाई हुई है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने शुद्ध जल परीक्षण अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र 4 के कई इलाकों में पानी के सैंपल एकत्रित। अभियान के तहत कांग्रेस रथ अर्जुनपुर, जमुनानगर, जवाहर नगर, जोशी मोहल्ला, छतरीबाग और छतरीपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचा। कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि घर जाकर नलों से पानी की बोतलों में सैंपल लिए गए और उनका परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस दौरान क्षेत्रीय निवासियों ने नर्मदा जल की गुणवत्ता और गंदगी की समस्याएं भी बताई। यादव ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की गाइडलाइन के अनुसार नगर निगम द्वारा किए जा रहे दावे अभी अधूरे हैं। कई गली मोहल्लों में कचरे के ढेर, खुले गड्ढे, टूटी सड़कें और नालों में भरा पानी साफ नहीं किया गया है। इसी स्थिति में मच्छरों के प्रकोप बढ़ रहा है। यादव ने कहा कि कांग्रेस के इस अभियान का उद्देश्य पानी की गुणवत्ता का वास्तविक हाल जानना है। वो कंप्लेन कर कर के थक गए, मटेरियल हटा दो ये, पर सुनते नहीं है। इतनी गंदगी हो रही है कि हद ज्यादा गंदगी यहाँ कर रखी है, लोग बहुत बीमार पड़ रहे, बीमारियाँ खड़ी हो रही है। ये अर्जुनपुरा मजदूर में कई लोग बीमार है। जो दूषित पानी से कई लोगों की भागीरथपुरे में मौत हो चुकी है, उसको लेकर घर घर अभियान आज 4 नंबर विधानसभा में चलाया गया और सैंपल लिए गए उनके यहाँ शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा, और ये सैंपल की जांच की जाएगी। आज इंदौर पुलिस ने राजनगर के एक बुलेट सवार के खिलाफ कार्रवाई की है, जो रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच कॉलोनी में तेज आवाज करता और स्टंट करता था। इससे 5 माह का बच्चा डरकर रोता था और परिवार परेशान था। बाइक चालक की शिकायत पर एएसपी अमित सिंह ने टीआई तिलक करोले ने 12 घंटे में आरोपी को पकड़कर 1000 रुपए का चालान किया और कड़ी समझाइश दी। हालांकि आरोपी की बाइक MP09AX 8887 में मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं मिला, फिर भी तेज आवाज और स्टंट के कारण कार्रवाई हुई। एसीपी ने बताया कि शहर में अवैध साइलेंसर और हूटर के कारण सड़क पर खतरा बढ़ता है। ट्रैफिक पुलिस पहले भी अवैध उपकरण हटवाने और चालान करने की चेतावनी दे चुकी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि तेज आवाज और अवैध साइलेंसर वाले वाहनों के बारे में तुरंत जानकारी दें। यह कार्रवाई बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इंदौर में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए कलेक्ट्रेट में शांति समिति की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और धर्मगुरु उपस्थित थे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि सभी के सुझाव दिए और शहर में ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है ताकि त्योहारों के दौरान यातायात सुचारू रूप से चले। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग ने अतिरिक्त बल तैनात किया है और प्रमुख क्षेत्रों की निगरानी सुनिश्चित की गई है। डीसीपी राजेश विकास ने कहा है कि पुलिस पूरी तरह से तैयार है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क है। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। देखिए, जिला शांति
समिति की बैठक हुई और सभी माननीय सदस्यगणों के साथ मिलकर किस प्रकार हमारे इंदौर शहर में जो आने वाले जो त्योहारों का पूरा सीज़न है उसमें कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, किस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा करी है। कुछ अच्छे सुझाव भी निकल कर आए हैं और हम लोग आने वाले समय में, चूँकि ये पूरा त्योहारों का समय आने वाला है, काफ़ी उल्लास का माहौल रहेगा पूरे शहर में, तो किस प्रकार हम आगे काम करेंगे, क्या रणनीति रहेगी, इस पर हम लोगों ने बात करी है और बहुत अच्छे सुझाव निकल कर आए। कल महाशिवरात्रि का पर्व रहेगा, हमारे सभी शिवालयों में, मंदिरों में व्यवस्थाएं रहेंगी। होली का त्यौहार भी आने वाला, रंग पंचमी रहेगी, रमज़ान का पर्व रहेगा, तो सभी पर्वों पे क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी उससे बात हुई है बहुत डिटेल में। और हमारा शहर हमेशा से अच्छी व्यवस्थाएं करते रहे हैं, हम लोग नंबर 1 शहर हैं और निश्चित ही हम लोग इन सभी चीज़ों में अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे। जो आने वाले त्यौहार हैं उसमें शांति, सुव्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे। सभी जो यहाँ के उसमें कुछ धर्मगुरु भी थे शामिल, सभी ने अपने अपने सुझाव रखे और सभी का उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में रमज़ान है, महाशिवरात्रि है, होली भी आने वाली है, रंग पंचमी भी आ रही है, सभी त्योहारों में एक अच्छी व्यवस्था रहे और इसमें सभी जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों ने और सभी जो समाज के प्रमुख लोग थे उन्होंने एक स्वर में एक चीज़ बात बताई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत ही शानदार ढंग से और बहुत शांति व्यवस्था से त्यौहार हम लोग संपन्न कराएंगे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर में आयोजित संकल्प से समाधान जनता चौपाल में आज जनप्रतिनिधियों ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। वहीं जिन मामलों का तत्काल निराकरण संभव नहीं था उनके लिए अधिकारियों को समय सीमा तय कर निर्देश दिए गए। बता दें, जनता चौपाल में इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हार्डिया ने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एक बालक भी अपनी समस्या लेकर चौपाल में पहुंचा, जिसने बताया कि उसके क्षेत्र में नल खुलने के बाद शुरुआती कुछ मिनटों तक गंदा पानी आता है और बाद में साफ पानी आने लगता है। बालक ने अनुरोध किया कि ऐसा प्रबंधन किया जाए जिससे शुरुआत में भी गंदा पानी ना आए। बालक की इस शिकायत ने चौपाल में सभी का ध्यान आकर्षित किया कि ना हमारे घर पे जब हम पानी भरते हैं ना तो शुरू में 3-4 बाल्टी गंदा पानी आता है, तो फिर उस पानी को फेंकना पड़ता है, प्यास भी आती है। ये कुशाग्र नाम का बालक, छोटा सा बालक, स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ता है, वो भी अपनी कॉलोनी की समस्या को लेकर आया था। मैंने उसको नोट किया है और तुरंत उसको ठीक भी करेंगे और उसने ये भी कहा है कि सफाई में भी हम सब योगदान देंगे और अन्य कॉलोनी के अंदर भी चौपाल लगा के लोगों की समस्याएं सुनी। खास करके आज यहाँ पर जो अपन प्रणव मंडल जी के ऑफिस के पास में काफी संख्या में लोग आए, ये समस्या बताई तो महापौर जी ने उसे तुरंत हल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इंदौर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि सांवेर तहसील में नगर पंचायत अध्यक्ष संदीप चंगेड़िया और उनके परिवार ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है। गौतम ने कहा है कि शिकायतकर्ता संतोष कुमावत ने कई बार अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया, लेकिन भाजपा नेताओं के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि शिकायत पहली बार 30 सितंबर 2022 को दर्ज की गई थी और अब तक 3 बार शिकायत करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। पूर्व प्रवक्ता गौतम ने कहा है कि संदीप चंगेड़िया और उनके परिवार ने तहसील और जिले की बहुमूल्य सरकारी जमीनों पर अवैध भवन निर्माण कर कब्जा किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस मजबूर होकर कानूनी और राजनीतिक कदम उठाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे मामलों में सत्ताधारी दबाव के बावजूद सतर्क रहें और कानून का पालन करें। कांग्रेस का यह आरोप प्रशासन और जिला अधिकारियों पर सवाल उठाता है कि क्या प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ सरकारी कार्रवाई सही ढंग से हो रही है। और जो नगर पंचायत के अध्यक्ष है संदीप चंगेड़िया, उनके द्वारा जिस प्रकार से शासकीय भूमि का हेरफेर किया जा रहा है, सरकारी ज़मीनों को अपनी बताया जा रहा है, एक सड़क को ही उन्होंने पूरी तरह से अपना बना लिया, एक सड़क को खा गया वहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष और प्रशासन खामोश बैठा है। ये बेहद गंभीर विषय है और मैं जैसा कि बता रहा था कि सांवेर अजनूद रोड पर सर्वे नंबर 277 जो कि शासकीय सड़क के रूप में दर्ज थी, उसको राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत के साथ नक्शे से ही गायब कर दिया गया। नक्शे में हेराफेरी कर सड़क को निजी सर्वे नंबर 260/2, 261/1/2 में मिलाकर अपने परिवार को उन्होंने फायदा पहुंचाया है। और जब शिकायतकर्ता ने कई बार शिकायतें की तो उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, न उनको कोई जानकारी दी जा रही है और शिकायतकर्ता कागजों के साथ वहां जा रहे हैं प्रशासन के अधिकारियों के पास, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा है कि सरकारी जमीन का रहस्यमय बटांकन किया गया है। सर्वे क्रमांक 273 जिसका रकबा है 1.1970 हेक्टेयर, जो कि सरकारी मद में दर्ज था और उसे भ्रष्टाचार के जरिए टुकड़ों में बांटकर
अपने परिवार के निजी नामों पर दर्ज करा दिया गया है। आरटीआई से भी जानकारी लेने की जब संतोष कुमावत जी ने कोशिश की, शिकायतकर्ता जो मेरे साथ बैठे हैं, तो उनको जानकारी नहीं दी जा रही है। पोर्टल पर जो लेटेस्ट जानकारी है वो अपलोड नहीं की जा रही है। तो ये समझा जा सकता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संरक्षण के बिना एक नगर पंचायत अध्यक्ष ये नहीं कर सकता है। तीसरा मुद्दा एक और है कि उन्होंने 1800 वर्ग फीट की जमीन संदीप चंगेड़िया जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उनकी पत्नी मनीषा के नाम से खरीदी गई थी, और उसके बगल में जो 1200 वर्ग फीट की सरकारी ज़मीन है, ऐसा शिकायतकर्ता का आरोप है कि उस पर भी कब्जा कर लिया गया और 3000 वर्ग फीट का आलीशान अवैध 3 मंजिला भवन खड़ा कर दिया गया है। और जब शिकायतें हुई इसकी, तो उन्होंने पुराने मालिक से पिछली तारीखों में, जो कि 31/3/2025 को एक और फर्जी रजिस्ट्री करा ली गई ताकि अवैध कब्जे को वैध बताया जा सके, लेकिन वो मूल प्लॉट था 1800 वर्ग फीट का, जिसको 3000 वर्ग फीट बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का, जमीनों की हेराफेरी का, शासकीय जमीनों पर कब्जे का, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा किया गया घोर भ्रष्टाचार का मामला है। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि शिकायतकर्ता की बातें प्रशासन सुने, और प्रशासन अगर उनकी बात नहीं सुन रहा है तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि प्रशासन को भी उसमें से मलाई मिल रही है। अगर प्रशासन को उसमें से मलाई नहीं मिल रही है तो संदीप चंगेड़िया पर कार्रवाई न करने का आखिर क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री का उस पर संरक्षण है? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर इसी प्रकार का कृत्य जारी रखेगी तो कांग्रेस पार्टी को ये मानने में कोई संकोच नहीं होगा कि पूरे मध्य प्रदेश की हर नगर पंचायत इसी प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर एक जिले में इसी प्रकार से जमीनों का गोरख धंधा किया जा रहा है। इंदौर में एसआईआर सर्वे के बाद अब जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जनगणना का पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा। इस दौरान मोबाइल ऐप के माध्यम से मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होकर पेपरलेस रहेगी। कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी अपलोड करेंगे। वहीं नागरिकों को 15 दिन तक स्वगणना का विकल्प भी मिलेगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित हो जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सही जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। गलत जानकारी देने या सहयोग न करने पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, जनगणना के भी जो पूरी स्कीम है वो पूरी चालू हो गई है। ट्रेनिंग अभी बेसिक ट्रेनिंग हो चुकी है। हमारी जो जिला जनगणना समिति होती है उसकी बैठक भी हो चुकी है। चार्ज ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की गई है और आने वाले टाइम में जो हमारे जो इन्यूमरेटर्स हैं, प्रगणक और उनके सुपरवाइजर्स, उनकी नियुक्ति और उनकी ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। अभी हम लोग जो पहला फोकस रहेगा वो हमारे जो हाउस होल्ड इन्यूमरेशंस होंगे उन पर फोकस रहेगा। अभी उन पर हम लोग काम करेंगे और उसके बाद जो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन है वो अगले वर्ष उसको किया जाएगा। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग, इसकी जो प्रगणक और उनके सुपरवाइजर की नियुक्ति, इन सब की समय सीमा तय है और हम लोग उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो करते अगले खबर की तरफ। गेंदेश्वर धाम मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। ढोल नगाड़ों, भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ भगवान शिव की आराधना की और हल्दी अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना भी की। विशेष पूजन अर्चन के बाद महादेव को हल्दी चढ़ाई गई। पुजारियों में विधि विधान से मंत्रोच्चार करते हुए पूजा संपन्न कराई। मान्यता है कि हल्दी की यह रस्म शुभता, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक होती है। इसी विश्वास के साथ बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भी भाग लेकर मंगल गीत गाए और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया। स्थानीय रहवासियों और दूर दराज से आए भक्तों ने उत्साहपूर्वक आयोजन में भाग लिया। बच्चों और युवाओं में भी विशेष उत्साह देखने को मिला। पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था के रंग में रंगा नजर आया है। मंदिर समिति के मुख्य पुजारी ने बताया कि आने वाले दिनों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, भजन संध्या और विशेष आरती का आयोजन किया जाएगा। हल्दी की यह रस्म महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और सनातन परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। मतलब इस युग में साक्षात भोलेनाथ पार्वती जी की हल्दी में हमें शामिल होने का मौका मिला है, तो बहुत सौभाग्य। जिस तरीके से बेटी की शादी की जाती है उस तरीके से हम भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया की शादी करते हैं। उसके बाद हमने माता पूजन करी और आज भोलेनाथ को हल्दी चढ़ाकर, कहते हैं कि एक शिवलिंग पे हल्दी चढ़ाने से बहुत महत्व होता है। बच्चों की शादी होती है तो यहाँ की जो जनता है उनको 112 ज्योतिर्लिंग की हल्दी मिल रही है और उनके घर में शुभ मंगल कार्य हो रहे हैं। ये शिवा महोत्सव 8 दिन का होता है। यहाँ प्रतिदिन विशेष भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। जिस प्रकार एक विवाह संपन्न कराया जाता है उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ का विवाह होता है। प्रथम दिन यहाँ गणेश पूजन होता है, दूसरे दिन माता पूजन होता है और तीसरे दिन आप देख रहे हैं भक्तों के द्वारा हल्दी और मेहंदी लगाई जा रही है। शाम को मंडप सजाया जाएगा। ऐसा कहते हैं जो कुंवारी कन्या यदि इनका विवाह नहीं होता है
अगर वो भगवनाथ की चढ़ी और मेहंदी लगाती है तो आने वाली शिवरात्रि के पहले उनका विवाह कल महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे प्रातः 4 बजे भगवान की महाभस्म आरती की जाएगी और स्वर्ण कलश से अभिषेक किया जाएगा। साथ ही 51,000 आरती शिवलिंगों का महाअभिषेक किया जाएगा और रात्रि 8 बजे भगवान को दूल्हे के रूप में श्रृंगारित कर महातांडव आरती की जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल फिर, तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।